आज हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और अगला टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और ये किसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेट है, ये जिसमें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो हम लोग ने क्लास 10th में पढ़ रखा है कि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव को जाती है। उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव को जाती है। ठीक इसी प्रकार आवेश से भी क्या कुछ विद्युत रेखाएं निकलती रहती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती रहती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो आवेश है, ये हमारे पास दो आवेश है, एक ये है और ये माइनस। तो इनसे क्या होता है कि प्लस आवेश से रेखाएं निकलती हैं, प्लस आवेश से रेखाएं क्या होती हैं, निकलती है और अनंत तक चली जाती हैं। और उन रेखाओं को हम इस लाइन द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। ये एक काल्पनिक लाइन है जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। और यहाँ पर क्या होती है कि ऋणावेश की तरफ आती है। कहाँ से आती है? अनंत से आती है, अनंत से आती है, अनंत से यहाँ पर आ जाती है ये। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होती है तथा अनंत तक जाती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं जो कि अनंत से आती है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो ये तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई। अब हम लोग इसके कुछ गुण को देखते हैं कि इसका गुण क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इसकी पहला गुण ये देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक चुंबकीय बल रेखा, वैद्युत बल रेखा, सॉरी वैद्युत बल रेखा आई है, वैद्युत क्षेत्र रेखा का या वैद्युत बल रेखा। इसके मान लो अगर हम पूछें कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा क्या है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की रेखा की दिशा क्या है, इस बिंदु पर क्या है और इस बिंदु पर क्या है, यानी इन बिंदुओं पर पूछें कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जो इस बिंदु को स्पर्श करे। तो स्पर्श रेखा की दिशा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये चीज़ हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा के विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची
गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब दूसरा पॉइंट ये है, जैसे मान लीजिए हमारे पास पॉइंट नंबर 2, तो मान लीजिए हमारे पास दो आवेश है, जैसे कि ऊपर हमने देखा है, और ये माइनस है। तो यहाँ से धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। इसको विद्युत बल रेखा भी कह सकते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है। तथा अनंत तक जाती है। और इसको हम लिख सकते हैं ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ऋणावेश पर समाप्त होती है तथा अनंत से आती है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये धनावेश है और दूसरा ये ऋणावेश है। तो यहाँ से होती क्या है कि धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। अभी हमने पढ़ा पहले पॉइंट में। तो यहाँ से निकली, जैसे गई, यहाँ से ये निकलती हैं विद्युत बल रेखाएं और ऋणावेश पर आती हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। विद्युत
बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये पॉइंट नंबर 3 था। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, दो समान प्रकृति के आवेश है, कह सकते हैं दो समान प्रकृति के आवेश है। तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी इधर भी, तो ये ऐसे चली जाएंगी, ये ऐसे चली जाएंगी, यानी एक दूसरे को धनावेश एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा कि ये इस तरह से आएंगी, ये भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिकर्षण, क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो प्रतिकर्षण हो रहा है। यानी समान प्रकृति के आवेश हों तो वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पे समझते हैं। और जैसे अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5 में कि ये वैद्युत बल रेखा है, एक ये वैद्युत बल रेखा है और एक ये है। तो इस बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है काटती नहीं है। अगर काटती तो इस रेखा पर अगर हम टेंजेंट खींचते तो एक इधर खींचते एक इधर, तो ये इस रेखा, ये जो वैद्युत बल रेखा है इसकी दो दिशाएं हो जाती, जबकि ऐसा संभव नहीं है। वैद्युत बल रेखा किसी एक ही दिशा में जा सकती है, तो वैद्युत बल रेखा किसी एक ही दिशा में जा सकती है। तो यहाँ पर अगर स्पर्शी खींचें तो एक इधर होगा एक इधर होगा, तो क्या ये बल, ये जो रेखा है ये इधर भी जा सकती है, नहीं, किसी एक ही दिशा में जाएगी, या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी। चाहे इसी को ले लेते हैं, या तो ये इधर जाएगी या तो इधर जाएगी, यानी कोई भी वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत या वैद्युत कह लो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, है। यदि प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है, जो कि
संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 आपको समझना हुआ, जैसे मान लीजिए ये बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से हैं, ये ऐसे जा रही हैं, ये भी यहीं से ऐसे जा रही है, ये भी यहाँ से ऐसे जा रही है, ये भी ऐसे जा रही है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वैद्युत बल रेखाएं यहाँ पर पास पास हैं, जैसे आगे बढ़ रही हैं इनकी दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आप ये याद रखिए, जहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र अधिक होता है, जहाँ पे दूर दूर होगी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लीजिए हम एक ये पॉइंट लेते हैं, ये चीज़ यहाँ पर 30 वृत्त से, जो इमेजिनरी वृत्त है, काल्पनिक वृत्त है, इस वृत्त से कितनी रेखाएं पास करें, 3 रेखाएं। ठीक इसी इतने ही रेडियस की यहाँ पर एक हम वृत्त बनाएं, उतने ही रेडियस के, फिर यहाँ पर भी उतने ही रेडियस का एक वृत्त बनाएं। तो आप देखते हो कि जैसे जैसे इधर जाते हैं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, वृत्त से कम होती जाती है। तो यहाँ पर इस बिंदु पर देखा गया E1, इस बिंदु पर देखा गया E2 है, माने इस बिंदु पर E3 है। तो सबसे ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर होगा, तो आप कह सकते हो यहाँ पर E1 ज़्यादा होगा E2 से, और E2 ज़्यादा होगा E3 से। कोई भी ले लो, बड़ा वाला, ये सेम सर्किल ले लो, ऐसे करो कि ये पूरा पास करें। जैसे मान लीजिए हम ये सर्किल ले लेते हैं फिर से, ये वाला, ये मान लीजिए हम ऐसे ले लेते हैं, इसे सभी बल रेखाएं पास करते हैं। ठीक यही सर्किल हम यहाँ बनाते हैं, ठीक यही सर्किल हम यहाँ बनाते हैं। तो आप देख सकते हो कि रेखाओं की संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो जैसे जैसे रेखाओं की संख्या कम होगी तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। यानी ये भी कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में जब रेखाएं पास पास होती हैं तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का मान अधिक होता है, और वैद्युत क्षेत्र में रेखाएं दूर दूर होती जाएंगी तो वैद्युत क्षेत्र का मान कमज़ोर होता जाएगा, यानी वीक होता जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, यानी इसको क्या कहा, समीपता कह सकते हैं, यानी पास पास। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करती है ये चीज़। तो ये हमारा 6 पॉइंट है, और समझ के चलो अगला कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे हम 3 कॉलम बनाते हैं। कॉलम देख लीजिए, कॉलम हमारे पास है पॉइंट नंबर 7। तो इसमें दर्शाएंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें दर्शाएंगे। इसमें दिशा दिखाएंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, और इसमें परिणाम दिखाएंगे, इनका परिणाम क्या है। चलिए, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं
एक दूसरे क्या है, समांतर है और एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है, यानी ये जो डिस्टेंस है समांतर है। तो ये पहला पॉइंट समांतर है। तो अगर हम पूछें कि इनकी दिशा किधर है, तो आप क्या करोगे कि इस पॉइंट, इसके विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर एक बिंदु लेते हैं और इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, कहीं भी किसी का भी ले लो। तो जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है उधर ही क्या है, स्पर्शी की दिशा है, यानी स्पर्शी की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो दिशा क्या है, नियत है। सभी रेखाओं की दिशा क्या है, तो नियत। यहाँ पे लिख सकते हैं दिशा नियत है। चूंकि ये अगर हम यहाँ पर देखें तो एरिया बराबर है, तो बराबर क्षेत्रफल में ये सभी रेखाएं जा रही हैं। तो परिणाम क्या होगा, हर एक जगह विद्युत क्षेत्र की यहाँ भी उतना ही होगा, यहाँ भी उतना ही होगा, यानी हर एक जगह परिमाण क्या होगा, परिणाम नियत होगा। नियत है, परिणाम भी क्या है, नियत है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है। अब दिशा इसमें देखिए, अगर स्पर्श रेखा खींचे तो दिशा क्या होगी, नियत होगी, नियत होगी। लेकिन परिणाम क्या होगा, नियत नहीं है, नियत नहीं है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में अगर ये हो जाए, एक ऐसी जाए, एक ऐसे जाए, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जाए। अब बताना है कि इसकी दिशा क्या है। तो दिशा सबकी क्या है, अलग अलग। तो दिशा अनियत है, अनियत है। और परिणाम भी क्या है, अनियत। दोनों क्या है, अनियत। चौथा पॉइंट देखते हैं। अगर हम पूछें यहाँ पर, अगर हम पूछें कि इनकी दिशा बताइए आप, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिंदु लेंगे, इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। एक यहाँ पर बिंदु लेंगे, इनकी स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो देखो हर एक लाइन की दिशा क्या है, स्पर्श रेखा क्या बताती है, दिशा को बताती है। तो हर एक लाइन पे दिशा क्या है, नियत नहीं है, यानी दिशा बदल रही है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि दिशा यहाँ पे क्या है, अनियत है। अनियत है या नियत नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। अब बताओ कि इस सभी की, अब देखो सभी क्या है, समान दूरी पर है, यानी सभी का क्षेत्रफल क्या है, समान है। यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल यहाँ पर है, यहाँ वही क्षेत्रफल यहाँ पर है, यानी इनकी डेंसिटी यानी घनत्व तो क्या है, यानी बराबर दूरी पर स्थित है। तो परिमाण क्या होगा, नियत होगा। परिणाम क्या होगा, परिणाम नियत होगा, नियत है ये चीज़। तो ये तो रही वैद्युत बल रेखाएं। और अगला हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव। तो हेडिंग डाल लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव। हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। इंग्लिश में लिखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर समझते हैं, डाई का इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत होता है, डाई का मतलब द्वि कह लो या दो कह लो, और पोल का मतलब होता है ध्रुव, ध्रुव होता है। तो यहाँ पर तो समझते हैं, जैसे हमारे पास इसमें दो आवेश होते हैं, दो समान प्रकार के परिमाण में समान होते हैं, परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं। एक प्लस है, दूसरा माइनस क्यू, जो कि एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित है, जो कि एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी यानी बहुत कम दूरी पर स्थित है। इस दूरी को हमने क्या मान रखा है, इसको मान रखा है 2a।
ये दूरी बहुत छोटी है 2a, और ये इसका मध्य बिंदु है, ये 2 है। मान लेते हैं इसका ये, इस रेखा का ये मध्य बिंदु है, इसको ओ मानते हैं, ओ मानते हैं। तो अगर पूछे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी तो ए होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी तो ए होगी। तो पहले डाइपोल का डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। डाइपोल तो दो एक समान परिमाण के, यहाँ पर क्या है, आवेश दोनों दो है, एक समान परिमाण के हैं लेकिन विपरीत आवेश है। तो लिख सकते हैं दो एक समान परिमाण के विपरीत आवेश के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हो, जब एक दूसरे से कुछ दूरी, कुछ ब्रैकेट में अल्प दूरी लिख देते हैं, अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, उसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। आते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखते हैं क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जैसे हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े हैं कि द्विध्रुव किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो आवेश है प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। इनके बीच की दूरी क्या है 2a, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 2a है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2a है। तो हम करते क्या, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो ये एक द्विध्रुव बन गया। द्विध्रुव के निर्माण के लिए दो आवेश चाहिए, द्विध्रुव के निर्माण के लिए दो आवेश चाहिए, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। परिमाण में क्या है बराबर है, परंतु इनकी चिन्ह क्या है विपरीत है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं फिर से कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव के किसी एक
एक आवेश व बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यानी एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, ये द्विध्रुव है। और द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं कि इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा इन दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर कोई एक आवेश गुणे बीच की दूरी इक्वल टू, अब इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, चाहे प्लस क्यू ले लो या माइनस क्यू ले लो, तो हम कोई एक आवेश लेते हैं क्यू इंटू 2a। आप चाहते तो एल भी ले सकते थे दूरी 2a, ये 2a हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं P इक्वल टू, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 2QA हो गया। ये हमारा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये हो गया। यह एक सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि। तो लिख सकते हैं यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा तथा इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, प्लस क्यू की ओर होती है। तो नीचे लिख सकते हैं वेक्टर P इक्वल टू 2QA, वेक्टर P इक्वल टू 2QA। एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति में हेडिंग है, अगला लिख सकते हैं MKS पद्धति या एसआई पद्धति में इसका मात्रक यानी विद्युत द्विध्रुव का मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, ये हमारा हेडिंग था। ये तो यहाँ पे लिखते हैं कूलाम मीटर या डिवाई होता है। क्या होता है? कूलाम मीटर
तो यहाँ पर देख सकते हैं क्यू का मात्रक कूलाम, ये क्या है, दूरी है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। या इसको डेबाई लिखते हैं, डेबाई, डेबाई होता है, डेबाई होता है। और यहाँ लिख सकते हैं 1 डेबाई, 1 डेबाई इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। ये इतना होता है, आपको याद रखना है। अगर इसका बीमा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आवेश की बीमा और ए की बीमा। आवेश की बीमा क्या होती है, क्यू बराबर आई टी, तो ए टी हो जाएगा। और तो यहाँ पे लिख सकते हैं बीमा कितनी हो जाएगी, बीमा भी निकाल लेते हैं। बीमा देखते हैं, तो पी की बीमा, ये बीमा लिखे, पी की बीमा बराबर 2, क्या है, कांस्टेंट है, इसकी भी कोई बीमा नहीं होगी। आवेश की बीमा क्या हो जाएगी, ए टी, और ये ए क्या है, दूरी है, तो दूरी की बीमा क्या होती है, एल, तो इसको लिखेंगे एल ए टी। ये हो जाएगा हमारा, किसकी बीमा हो जाएगी, विद्युत द्विध्रुव की बीमा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा। यह है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा। यहाँ से बीमा निकल गई। और हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो हेडिंग लिख लेते हैं, हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, तो लिखते हैं यहाँ पर, हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसमें दो चीज़ है हमारे पास, इसको इंग्लिश में चाहे तो लिख सकते हैं इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख सकते हैं। इसको लिख ही लेते हैं, तीव्रता, तीव्रता लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये अब इसमें दो स्थितियां बनती हैं, एक अक्षीय और दूसरा निरक्षीय। एक अक्षीय बनती है, एक दूसरा निरक्षीय बनती है। तो चलिए इस पे पहला हेडिंग लिखते हैं, अक्षीय रेखा पर जो रेखा एक अक्ष के अनुदिश हो उसको अक्षीय रेखा कहेंगे, और निरक्षीय यानी एक अक्ष के लंबवत रेखा हो। तो यहाँ पे इसका पहला हेडिंग है, इसमें अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर
अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हेडिंग है हमारे पास। नोट। अब अक्षीय रेखा कहते किसे हैं, इसमें थोड़ा सा नोट में लिख लेते हैं। नोट एक पॉइंट लिखते हैं कि अक्षीय रेखा कैसे कहते हैं। नोट। तो जैसे हमने बताया, जैसे मान लीजिए हमारे पास द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? अक्षीय रेखा कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास ये द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू और एक माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा ये है। तो ये क्या कहलाएगी? अक्षीय रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अक्षीय रेखा कहलाएगी। इनके बीच का डिस्टेंस लिखना चाहते तो कितना हो जाएगा? 2a। इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2a। और ये हमारा मिडिल पॉइंट है O। तो लिख सकते हैं अक्षीय रेखा किसे कहते हैं। तो लिख लेंगे द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। तो यहाँ पे लिख लें द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? अक्षीय रेखा कहलाती है। अक्षीय रेखा कहलाती है। अक्षीय रेखा कहलाती है। तो ये हमारा रहा अक्षीय रेखा। तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी? अक्षीय रेखा। अब हमारे इस अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु यहाँ पर है, कोई बिंदु यहाँ पर है P। अब इस पर क्या प्राप्त करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। अब मान लेते हैं ये एक बिंदु O है, और तो आपसे पूछे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? A है। और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है? तो A है, क्योंकि पूरा दूरी कितनी है? 2a है, और ये इसका मध्य बिंदु O है। तो इस बिंदु P की दूरी मानते हैं, यहाँ से नहीं मानते, हम इसको यहाँ से मानते हैं कि बिंदु P की दूरी ये कितनी है। यहाँ से यहाँ तक जो बिंदु P है, इनकी दूरी हमने मान लिया कितना? R है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस स्मॉल r है, हमने r मान लिया। तो देखते हैं यहाँ पर। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात है कि इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कितनी होगी, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पर देखने के कारण अगर एक एक आवेश यानी इस आवेश के लिए निकालें और इस आवेश के लिए निकालें, यानी प्लस क्यू के लिए निकालें और माइनस क्यू के लिए निकालें। और द्विध्रुव की दिशा हमने किधर से माना है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर माने हैं। माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर द्विध्रुव की दिशा माने हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें वेक्टर P यहाँ पे इस डायरेक्शन में, दूसरे पेन से दिखाते हैं, ब्लैक पेन से दिखाते हैं, इस डायरेक्शन में तो प्लस ई क्यू के कारण होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस क्यू के कारण होगा इस डायरेक्शन में। तो निकालते हैं। तो यहाँ पर प्लस क्यू के कारण इस डायरेक्शन में और माइनस क्यू के कारण इस डायरेक्शन में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब नीचे हम लोग लिख लेते हैं कुछ इसके बारे में, और लिखते हैं माना एक द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू द्वारा निर्मित है, तथा माइनस क्यू द्वारा
निर्मित है, निर्मित, 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 जो एक दूसरे से अल्प दूरी, जो एक दूसरे से अल्प दूरी, एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर स्थित है, 2a पर स्थित है। नीचे लिखते हैं माना, अब ये बिंदु P है कहाँ, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्ष रेखा पर स्थित एक बिंदु P है, यही लिखना है। तो माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर अक्ष रेखा पर, अक्षीय रेखा पर लिख देते हैं, अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, एक चीज यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर बिंदु P माने यहाँ पर यानी कोई आवेश है, यहाँ पर यानी यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, यानी परीक्षण आवेश है। अब परीक्षण आवेश प्रकृति में होता कैसा है, पॉजिटिव होता है। परीक्षण आवेश प्रकृति में कैसा होता है, तो यहाँ पर जो भी बिंदु P पर रखा है आवेश, वो परीक्षण आवेश है, जो कि लिखा नहीं गया है, परीक्षण आवेश है। वो कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो दिशा किधर, इधर, और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। तो यहाँ पर लिखते हैं। तो ये तो रही बात। अब प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP, E प्लस क्यू इक्वल टू K Q बटे में क्या होता है, R स्क्वायर, KQ बटे में R स्क्वायर। हम जानते हैं यहाँ पर E बराबर क्या होता है, KQ बटे में R स्क्वायर, ये होता है E बराबर। तो अब देखिए इस R का मान कितना है, तो कहाँ से लिए हैं, प्लस से। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से R का मान हमको इस सूत्र में यहाँ पर R लिखना है, यानी इसके द्वारा R का मान। तो अब देखा जाए, यानी प्लस Q से इस बिंदु P की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी R है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी A है, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी। यहाँ से अगर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से अगर पूछें कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो R प्लस A होगी कि नहीं होगी, R प्लस A बिंदु P तक की दूरी, यहाँ तक की, यानी यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, R है, और यहाँ से यहाँ तक कितना A है,
ए है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी r प्लस ए। तो यहाँ प्लस लिख सकते हैं r प्लस ए का होल स्क्वायर, r प्लस ए का होल स्क्वायर। आप याद रखिएगा इसलिए दूसरी पेन से लिखें। इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इक्वेशन 1। चलिए अब माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस क्यू इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई के क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई के क्यू डिवाइडेड बाई। आपसे पूछें कि अब आइए चित्र पे एक बार चलते हैं। यहाँ चित्र है, तो यानी ये बताना है माइनस क्यू से इस बिंदु P तक की दूरी कितनी है, यानी आपको बताना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, यहाँ तक का डिस्टेंस कितनी है। तो ये टोटल कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक r है, तो ये चीज़ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक r है और ये दूरी कितनी a है, तो r में से क्या करेंगे, a को घटा देंगे, यानी r माइनस ए हो जाएगा ये दूरी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फार्मूले में कि r माइनस ए का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। आपसे अगर पूछा जाए, यहाँ पर चित्र में देखते हैं कि बिंदु P से Q ज़्यादा दूरी पर है या प्लस क्यू ज़्यादा दूरी पर है कि माइनस क्यू। तो यहाँ से देखा गया कि बिंदु P से कम दूरी पर क्या है, माइनस क्यू है, और बिंदु P से ज़्यादा दूरी पर क्या है, प्लस क्यू है। तो हम लोग पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर देखिए ये R कम होगा तो E ज़्यादा होगा। R क्या है, आवेश की दूरी है, R कम होगा तो E ज़्यादा होगा, R ज़्यादा होगा तो E कम होगा। तो इसमें क्या है, देखिए R में से यहाँ पे घटाया गया है और इसमें R में से जोड़ा गया है। तो ज़्यादा दूरी कौन है, ये है, और कम दूरी कौन है, ये है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी अधिक होगी, कम वाले दूरी का ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि E माइनस क्यू इज ग्रेटर देन क्या है, E प्लस क्यू। ये अब यहाँ से हम लिखते हैं यहाँ पर, अतः बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर, तो क्या करते हैं, परिणामी क्षेत्र कैसे निकालते हैं, यानी कम में से ज़्यादा से कम को घटा देते हैं, ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं कि बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा है। जैसे मान लीजिए समझ लेते हैं यहाँ पर कि जैसे एक ये बिंदु है, इस पर इधर से 10 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इस बिंदु पर कितना न्यूटन का बल लग रहा है, तो आप कहोगे कि 5 न्यूटन का नेट बल लग रहा है। तो वही का हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः ये रफ वर्क है, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एट P, ये P क्या है, बिंदु P पर, तो क्या लिख सकते हैं, E माइनस क्यू की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है और प्लस क्यू की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कम है। तो क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, इसका मान रखेंगे, इसका मान कितना निकालते, के क्यू बटे R माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस इसका मान लिखे थे के क्यू बटे R प्लस ए का होल स्क्वायर। ये था, यहाँ से कॉमन आपको दिख रहा है क्या, के क्यू इसमें भी है, के क्यू इसमें भी है, दोनों में। तो इसमें से के क्यू क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो बचेगा क्या, 1 बटे में
आर माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस 1/में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस रहेगा। तो ये हमारे पास बचा। अब क्या करते हैं कि आप देख लो के क्यू, या तो इन दोनों को तोड़कर लसा ले लो या डायरेक्ट लसा ले लो। तोड़ोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। और देखो ये स्क्वायर को भूल जाओ, आर माइनस ए आर प्लस ए, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हम लिख सकते हैं। अब फिर पूरा का क्या है, होल स्क्वायर है, ये लिख सकते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ से एक क्या हो जाएगा, आर माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, आर माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक आर, ये बचेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर बचेगा। आपको इसको तोड़कर थोड़ा सा दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तोड़कर दिखाते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको दो जगह लिख सकते हैं, इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर प्लस ए और दूसरे वेक्टर में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। वही चीज़ तो यहाँ पर है, फिर ब्रेक करेंगे तो निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इधर के क्यू, और इनको ब्रेक करते हैं। तो ये ब्रेक करोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR। अब यहाँ पे ब्रेक करेंगे माइनस आर स्क्वायर, ये ब्रैकेट है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR, ये हो जाएगा बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीज़ के क्यू ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR, सॉरी प्लस 2AR। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 2AR हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस, ये प्लस आर स्क्वायर है, ये माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये ए स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 2AR, ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, के क्यू यानी जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पे ले सकते हैं 4AR बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा के क्यू। तो अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ बताना है कि चित्र में हम लोग जो देखे थे ए और आर, थोड़ा सा यहाँ पे चित्र समझाते हैं। यहाँ पे ये प्लस क्यू था और एक माइनस क्यू था, इनके बीच की दूरी कितनी थी, 2A माने थे, 2A माने थे। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस A था, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस A था। यहाँ से इस मध्य बिंदु से एक R दूरी पर एक बिंदु P था, मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P था मध्य, यहाँ से। अब ये बताइए कि R ज़्यादा, ये बहुत A क्या है, अल्प दूरी है, बहुत छोटी दूरी है। तो अब ये देखना होगा कि R से A छोटा है या बड़ा होगा। तो A क्या है, अल्प दूरी है, और इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, तो यानी R क्या है, A से बहुत बड़ा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इस दूरी को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, ये EP = आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पर कि यदि R इज ग्रेटर देन A, R बड़ा है A से, तो A को नगण्य करने पर, A को नगण्य, निगलेक्ट कहते हैं इसको, नगण्य करने पर यानी R की अपेक्षा में A क्या है, बहुत छोटा है, तो उसको क्या कर सकते हैं, हटा देते हैं। तब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, करने पर क्या मिलेगा, EP बराबर KQ और इंटू 4AR बटे में, ये अब क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या, R स्क्वायर का होल स्क्वायर,
आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ई एट पी बराबर के क्यू 4 इंटू ए आर बटे में ये आर की पावर कितना हो जाएगा 4। आते हैं अगले स्लाइड पे, आर की पावर 4 यहाँ पे। तो हम लोग निकाले हैं ई पी इजकल टू के क्यू इंटू 4 ए आर बटे में आर की पावर 4। ये एक आर से यहाँ से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ई पी इजकल टू के क्यू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप अगर नहीं कटाना चाहते हो। तो देखो यहाँ से ये समझने के लिए लिख रहे हैं के क्यू 4 ए इंटू आर बटे में आर इंटू आर क्यूब। अब इस आर से इस आर को कटा सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो बचेगा क्या ऊपर क्यू इंटू 4 ए बटे में आर क्यूब, ये बचेगा आर क्यूब। तो ई पी इजकल टू, यहाँ पे एक चीज़ हम लिखना चाहते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के इंटू 2 इंटू 4 को 2 इंटू 2 क्यू ए ऐसे लिख सकते हैं, अब बटे में आर क्यूब। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो ये 2 क्यू ए है, ये 2 क्यू ए है, तो हम यहाँ से ई पी, तो यहाँ से ये लिख सकते हैं ई एट पी बराबर के इंटू 2, और इसके जगह लिख सकते हैं क्या पी बटे में आर क्यूब। यहाँ पे दिखा सकते हैं पी इजकल टू होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पी इजकल टू होता है 2 क्यू ए, वहाँ से ये लिखे हैं। तो यहाँ से ई इजकल टू हो जाएगा ई एट पी इजकल टू के इंटू 2p बटे में आर क्यूब। तो ये निकल गया अक्षीय रेखा पर, द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया। अब यहाँ से पूछा जाएगा इसको ऐसे, अगर मान लीजिए इसको, अगर मान लीजिए ये भी कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, अगर P ये द्विध्रुव क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, तब यहाँ से क्या निकल सकता है ई पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये भी निकल सकता है, ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर पूछा जाए कि इस ई की दिशा किधर है, ई की दिशा किधर होगी, तो अक्ष के अनुदिश होगी, अक्ष के अनुदिश होगी, और ई व पी के समान दिशा में होंगे, ई और पी के समान दिशा में होंगे, यानी जिधर द्विध्रुव की दिशा है उधर ही क्या होगा, इसकी दिशा होगी। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि ई की दिशा अक्ष के अनुदिश होगी, अनुदिश होगी, तथा ई व पी समान दिशा में होंगे, ई व पी समान दिशा में होंगे। यानी कहने का मतलब जिधर वैद्युत द्विध्रुव की दिशा है उधर ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी, ये है। अब दूसरा इसमें पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर, यानी अब कहाँ स्थित हो, निरक्षीय रेखा पर स्थित हो। अब वो रेखा कहाँ स्थित हो, निरक्षीय रेखा पर। निरक्षीय रेखा किसे कहते हैं, तो इसको भी हम लोग पहले लिख लेते हैं। अब सुनो, हम निरक्षीय रेखा बताते हैं किसे कहते हैं। हेडिंग है हमारा, अगला हेडिंग है ये दूसरा। पहला था अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये है निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर
बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता ये होगी। यानी किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। अब निरक्षीय रेखा पर देखना है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं और समझते हैं कि निरक्षीय रेखा किसे कहते हैं। तो